हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 17 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। सबसे पहले आज हम क्या क्या न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। हमारी पहली न्यूज़ है एक्सरसाइज सहयोग काइजिंग के बारे में। भारत और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़ है आकाश एनजी मिसाइल के बारे में। तीसरी न्यूज़ है टीम सऊदी के बारे में। चौथी न्यूज़ है ताइवान न्यू प्रेसिडेंट लाई जिंग के बारे में। अभी ताइवान के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं लाई जिंग, इनके बारे में। पांचवी न्यूज़ है तानजिंग नॉर्वे पुरस्कार के बारे में जो 2022 में अभी मिला है, उसके बारे में। छठी न्यूज़ है मकर संक्रांति जो त्यौहार मनाया जा रहा है अभी, उसके बारे में है। सातवीं न्यूज़ है सेकंड आयुष सम्मेलन के बारे में। सेकंड आयुष सम्मेलन जो अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके बारे में। आठवीं जो न्यूज़ है वो है मिशन 60,000 के बारे में। मिशन 60,000 के बारे में आठवीं न्यूज़ है मिशन 60,000 के बारे में। नाइन्थ हमारी न्यूज़ है, नवीं खबर है, नाइन्थ न्यूज़ है वो है मल्टी स्टेज या मल्टी स्टेट बीच गेम से संबंधित। नौवीं खबर है वो है मल्टी स्टेट बीच गेम से संबंधित। 10वीं खबर है हमारी जलवायु सम्मेलन 2024 क्लाइमेट समिट 2024 के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सहयोग काइजिंग एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं। सहयोग काइजिंग एक्सरसाइज ये इसका 20वां संस्करण है। सहयोग काइजिंग का कौन सा संस्करण भी मनाया जा रहा है? 20वां संस्करण। सहयोग काइजिंग एक्सरसाइज है। सहयोग काइजिंग क्या है? एक एक्सरसाइज है। इसका कौन सा संस्करण है? 20वां संस्करण है। सहयोग काइजिंग का 20वां संस्करण है। सहयोग काइजिंग एक एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? ये एक कोस्टल एक्सरसाइज है। ये एक कोस्ट गार्ड द्वारा मनाई जा रही एक्सरसाइज है, यानी कोस्ट गार्ड यानी तटरक्षक बल की एक्सरसाइज है। तटरक्षक बल की एक्सरसाइज है सहयोग काइजिंग। तटरक्षक बल की एक्सरसाइज है। कौन सा संस्करण है इसका? 20वां संस्करण है। सहयोग काइजिंग 20वां संस्करण है। तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। कौन कौन से देशों के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है? ये हो रही है इंडिया और जापान के बीच में। इंडिया और जापान के बीच में। इंडिया और जापान के बीच में सहयोग काइजिंग 20वां संस्करण है। इंडिया और जापान के बीच में कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। तटरक्षक बल की एक्सरसाइज है। कहां पर अभी ये आयोजित हो रही है? ये हो रही है बंगाल की खाड़ी के बे ऑफ बंगाल के चेन्नई तट पर। चेन्नई का जो कोस्ट है ना वहां पर ये आयोजित हो रही है। सहयोग काइजिंग 20वां संस्करण इंडिया जापान के बीच में कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। बे ऑफ बंगाल पर चेन्नई तट पर आयोजित हो रही है। एक बार हम देख लेते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में देख लेते हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की? 1 फरवरी 1977। 1 फरवरी 1977 को इनकी स्थापना हुई थी। भारतीय कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को। 1 फरवरी 1977 को इनकी स्थापना हुई थी। बट आप देखना एक्ट बनाया गया ना इनके लिए, वो बनाया था 1987 में। 1978 में इनके लिए एक्ट बनाया गया था। इसके माध्यम से स्थापना हुई थी। पहले इनकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। फिर ये एक्ट बनाया गया 1978 में एक्ट बनाया गया था। उसके माध्यम से भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। अभी इनके अध्यक्ष कौन है? अभी इनके हेड कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? अभी इनके प्रेसिडेंट का नाम बताइए, जल्दी बताइए इनके प्रेसिडेंट का नाम। इनके प्रेसिडेंट का नाम है राकेश पॉल। क्या नाम है प्रेसिडेंट का? ये प्रेसिडेंट का नाम राकेश पॉल। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? राकेश पॉल। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल की अभी एक्सरसाइज हो रही है सहयोग काइजिंग। सहयोग काइजिंग इसका नाम है। इसका 20वां संस्करण आयोजित हो रहा है इंडिया जापान के बीच में। कोस्ट गार्ड है ना, भारतीय तटरक्षक बल की एक्सरसाइज है। कहाँ हो रही है? बंगाल की खाड़ी चेन्नई तट पर हो रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड की 1977 को स्थापना हुई थी। 1 फरवरी 1977 को। एक्ट कौन सा है? 1978 का एक्ट है। अभी हेड कौन है? राकेश पॉल इसके हेड है। कौन है हेड है? राकेश पॉल। एक्सरसाइज में क्या होगा? एक्सरसाइज में होगा जो अलग अलग नेवीज होती है उनको फंसाया जाएगा, फिर उनको बचाया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियां होगी। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज थी? एक्सरसाइज का नाम है सहयोग काइजिंग। कौन सा संस्करण? 20वां संस्करण है। जापान और इंडिया के बीच में हो रही है। अब एक बार जापान के बारे में अभी न्यूज में आया तो जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान में कौन कौन से आइलैंड है? पहले जापान में 4 आइलैंड है। कौन कौन से आइलैंड है? 4 आइलैंड है। 4 आइलैंड का नाम बताओ, जल्दी से नाम बताओ। 4 आइलैंड का नाम। क्योसू आइलैंड है सबसे नीचे, क्योसू आइलैंड है। फिर शिकोकू, क्योसू शिकोकू, क्योसू शिकोकू। फिर होन्सू और होकाइडू। क्योसू शिकोकू होन्सू होकाइडू। क्योसू शिकोकू होन्सू होकाइडू। जापान के 4 आइलैंड क्योसू शिकोकू होन्सू होकाइडू। सबसे नीचे हैं क्योसू, देखो क्योसू सबसे नीचे है। उसके बाद में शिकोकू, उसके बाद में होन्सू, उसके बाद में होकाइडू। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? होन्सू आइलैंड है। वो जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। होन्सू आइलैंड है वो जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। और जो जापान की कैपिटल है ना टोक्यो, वो होन्सू पर ही है। क्योसू शिकोकू होन्सू होकाइडू 4 आइलैंड है। क्योसू शिकोकू होन्सू होकाइडू। और इसमें होन्सू है वो सबसे बड़ा आइलैंड है। टोक्यो है वो होन्सू पर ही है। टोक्यो जो जापान की कैपिटल है वो होन्सू पर ही है। ठीक है। ये जापान की कैपिटल
टोक्यो। अब जापान की करेंसी कौन सी है, मुद्रा के बारे में बात करें, करेंसी है येन, येन है वो जापान की करेंसी है। ठीक है, जापान की संसद को, जो पार्लियामेंट है जापान की, उसे क्या कहा जाता था, डाइट कहा जाता। जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। जापान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। पार्लियामेंट बोलते हैं ना संसद, संसद भवन पार्लियामेंट, यूएस में कांग्रेस बोला जाता है, तो वैसे जापान में डाइट बोला जाता है। जापान के पीएम फूमियो किशिंजो, क्या नाम है पीएम कौन है जापान के अभी, फूमियो किशिंजो। जापान के पीएम कौन है, फूमियो किशिंजो पीएम है। ठीक है, जापान को निप्पन भी कहा जाता है, सुकुमारों का देश भी कहा जाता है, सूर्य उदय भी जापान से होता है। ठीक है जी, यहाँ पे अभी भूकंप भी आया था 7.6 की तीव्रता से, बहुत तीव्र यहाँ पे भूकंप भी आया था। ये आइलैंड देख लेना, शोको, क्यूशु, होन्शु, होकाइडू, होन्शु बड़ा आइलैंड है। जापान के बारे में देख लेते हैं, देख लिया। अब कुछ एक्सरसाइज और भी अभी कंडक्ट हुई थी, न्यूज में रही थी, उसके बारे में देख लेते हैं। एक एक्सरसाइज है हरिमो शक्ति एक्सरसाइज, हरिमो शक्ति एक्सरसाइज, हरिमो शक्ति एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई थी हरिमो शक्ति एक्सरसाइज, हरिमो शक्ति एक्सरसाइज भारत प्लस मलेशिया के बीच में, भारत प्लस मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति एक्सरसाइज, भारत प्लस मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति एक्सरसाइज, भारत प्लस मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज होती। फिर है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, भारत प्लस जापान, भारत प्लस जापान के बीच में अभी काइजिन एक्सरसाइज देखी। उसके बाद में धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, धर्म देखो हमारा धर्म भाई है, जापान है ना वो हमारा धर्म भाई है, बहुत अच्छे हमारे साथ एक्ट करता है, तो धर्म भाई हो गया। तो धर्म गार्जियन है वो भारत और जापान के साथ में, हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में। ठीक है, हरिमो शक्ति भारत मलेशिया और धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच में। उसके बाद में एक्सरसाइज है वो है काजिंद अभ्यास, काजिंद अभ्यास, काजिंद अभ्यास किस किस के बीच में, भारत कजाकिस्तान, काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान, काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान, काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच में, काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में, काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच में। उसके बाद में एकता अभ्यास, अभी हम देख ले हरिमो भारत मलेशिया, हरिमो भारत मलेशिया, आंखें बंद करो याद करो, आंखें बंद करो याद करो, सुनो वर्ड को बार बार, हरिमो भारत मलेशिया, धर्म गार्जियन भारत जापान, फिर है काजिंद भारत कजाकिस्तान, काजिंद कजाक, काजिंद कजा भारत कजाकिस्तान, काजिंद 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 भारत कजाकिस्तान। फिर है एकता अभ्यास, इंडिया मालदीव, एकता अभ्यास, इंडिया मालदीव, एक था, इंडिया मालदीव, एक था, इंडिया मालदीव, एक था बन गया। मालदीव तो देखो बाहर से दूर चला गया, तो एक था बन गया, पहले तो है था बन गया, मालदीव अपने लिए दूर हो गया, तो एकता अभ्यास मालदीव के लिए, मालदीव तो गया, एक था टाइगर हो गया, तो एकता अभ्यास भारत मालदीव के बीच में, एक था मालदीव, एक था मालदीव, एक था मालदीव, दुश्मनी करी इंडिया से, एक था हो गया, तो एक था मालदीव, इंडिया मालदीव के बीच में। एकता अभ्यास किस किस के बीच में, एकता अभ्यास इंडिया मालदीव के बीच में। फिर चक्रवात नेवी के द्वारा गोवा में हुआ है, चक्रवात अभ्यास कहाँ हुआ है, इंडियन नेवी के द्वारा, कहाँ हुआ था अभी, गोवा में, एकता नेवी का है जो हुआ है गोवा में, एकता गोवा में, एकता गोवा में नेवी अभ्यास है। चलते हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में, पहले तो देख लो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाल ही में भारत और जापान के बीच में तटरक्षकों को नया संयुक्त अभ्यास किया है जिसका नाम है सहयोग काइजिंग, ये कहाँ आयोजित हुआ, तो पहले का आंसर है चेन्नई। अब चलते हैं दूसरे की ओर, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में डीआरडीओ ने एक नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ये कहाँ किया गया परीक्षण, इसके बारे में देखना है। तो पहले हम देख लेते हैं आकाश एनजी के बारे में। आकाश एक मिसाइल है, एनजी मतलब होता है न्यू जनरेशन, एनजी न्यू जनरेशन, आकाश एनजी न्यू जनरेशन है, आकाश एनजी मतलब न्यू जनरेशन की मिसाइल है। तो सबसे पहले किसने लॉन्च किया इस मिसाइल को, किसने बनाया, डीआरडीओ ने, आकाश एनजी को किसने बनाया, डीआरडीओ ने। आकाश किस प्रकार की मिसाइल है, मिसाइलों के टाइप होता है ना, एयर टू एयर है, सरफेस टू एयर है, तो ये आकाश है वो सरफेस टू एयर। आकाश, आकाश कहाँ है, हम जमीन पे खड़ी रह के आकाश को देखेंगे ना, जमीन पे खड़ी रह के आकाश को देख रहे हो, तो सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर है, सतह से हवा में, सतह से हवा में, जमीन से खड़े रह के आप आकाश को देखोगे, जमीन से खड़े रह के आकाश को, तो सतह से हवा में देखोगे, सतह से हवा में देखोगे ना तभी आपको आकाश दिखेगा। तो आकाश है वो सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, सतह से हवा में, सतह से हवा में मार करती है, सतह पे रहती है, हवा में मार करती है, तो आकाश है वो सरफेस टू एयर है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, किस प्रकार की मिसाइल है, आकाश एक बैलिस्टिक मिसाइल है, आकाश एक बैलिस्टिक मिसाइल है, आकाश एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू एयर में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और स्पीस मतलब आकाश एनजी न्यू जनरेशन की है, तो चेंज किया गया, आईफोन आता है न्यू जनरेशन का आता है, कुछ चेंज करते हैं, बट हालांकि आईफोन में तो कुछ नहीं होता चेंज, फिर भी बता रहा हूँ मैं,
तो आकाश में क्या चेंज किया है, तो आकाश में आईफोन की तरह इसमें जनरेशन चेंज करी है, जनरेशन चेंज करके इसकी स्पीड बढ़ा दी है। कितनी स्पीड कर दी है, अब इसकी स्पीड होगी 2.5 मैक 2.5 मैक की स्पीड से अभी ये दुश्मनों की मिसाइलों और जो इनके ड्रोन होते हैं उनको खत्म करेगी। 2.5 मैक, मैक का मतलब क्या होता है, मैक का मतलब होता है कितनी स्पीड से चल रही है। मैक का मतलब होता है जो अपन जो वॉइस होती है, एयर होती है, साउंड होता है, तो साउंड से कितने तेज दौड़ता है उसे बोलता है मैक की स्पीड। तो साउंड से 2.5 गुना स्पीड फास्ट होगी इसकी, साउंड से 2.5 मैक की स्पीड फास्ट होगी, तो 2.5 की मैक की स्पीड से ये दुश्मनों की मिसाइलों को खत्म करेगी। तो ये पूरा आर्टिकल था मैक के बारे में। ये आकाश से है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, 2.5 मैक की स्पीड से दुश्मनों को मारेगी। डीआरडीओ में बनाया, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 में। कब स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1958 में। कब हुई थी स्थापना, 1 जनवरी 1958 में। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन फुल फॉर्म है, 1 जनवरी 1958 में स्थापना हुई थी। ठीक है, अभी इनके हेड कौन है, समीर कामत जी इनके हेड है, समीर कामत जी हेड है। इनका जो बलस्त मूलक विज्ञान, बल से विज्ञान को जीतो, इनका वाक्य है। सफल परीक्षण इन्होंने कहा है। ये परीक्षण कहाँ से करते हैं, आकाश के बारे में देख लिया। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है, 2.5 मैक स्पीड से दुश्मनों को मारेगी। डीआरडीओ के बारे में देख रहे हैं, डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है, 1 जनवरी 1958 में स्थापना हुई थी। समीर कामत जी इनकी हेड है अभी। ठीक है, सफल परीक्षण करते हैं। ये कहाँ से करते हैं, चांदीपुर उड़ीसा है ना, वहाँ से ये परीक्षण करते हैं, चांदीपुर उड़ीसा से। श्री हरि धवन जो है ना, सतीश श्री धवन कोटा, वो वहाँ पर इसरो का है, इसरो वहाँ से परीक्षण करता है। ये हम बात करें डीआरडीओ की, डीआरडीओ करता है चांदीपुर ओडिशा से, डीआरडीओ चांदीपुर ओडिशा से। इसरो कहाँ से करता है, सतीश धवन श्रीहरिकोटा से, वहाँ आंध्र प्रदेश, वो इसरो करता है। चांदीपुर ओडिशा। डीआरडीओ को परीक्षण कहाँ से करता है, डीआरडीओ करता है चांदीपुर ओडिशा से। कौन सा ये द्वीप है, ये द्वीप से करता है। ठीक है, चांदीपुर ओडिशा द्वीप से। व्हीलर द्वीप है ना यहाँ पे, व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप चांदीपुर ओडिशा है ना, कहाँ पर ये व्हीलर द्वीप पर, चांदीपुर ओडिशा। इस कौन से द्वीप पर है, व्हीलर द्वीप पर। नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, पहले नाम था व्हीलर द्वीप। यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पे चांदीपुर ओडिशा, जहाँ पर डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए जाते हैं। समझ में आ गई। इसरो कहाँ से करता है, सतीश धवन श्रीहरिकोटा से, जो कि है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हमने इसके बारे में देख ही लिया है। कौन सी मिसाइल, आकाश के बारे में, न्यू जनरेशन की मिसाइल है। ठीक है जी, तो अब मैक की स्पीड देख लीजिए, ध्वनि की स्पीड से फास्ट चलती है उसे मैक की स्पीड कहा जाता है। अब देख लेते कुछ और मिसाइल से, उनके बारे में देख लेते हैं। अस्त मिसाइल जिसे BVR राम कहा जाता है। BVR का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, आपकी आंखों से देख नहीं सकते, उससे भी फास्ट है ये अस्त। ठीक है, अस्त के बारे में बात करते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज के है ये। ठीक है, तो AM का मतलब क्या होता है, एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज है। अस्त बियॉन्ड विजुअल रेंज, अस्त है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। अस्त है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज है। और अस्त है एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त है एयर टू एयर मिसाइल, अस्त है वो एयर टू एयर मिसाइल है, वो बियॉन्ड विजुअल। अस्त एयर टू एयर, आकाश सरफेस टू एयर। अस्त है, सूर्य अस्त हुआ है तो एयर टू एयर में अस्त हुआ है ना, जमीन पे थोड़ा ही आया है। सूर्य एयर टू एयर में अस्त हुआ है, तो अस्त एयर टू एयर मिसाइल है। और ये BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं समर, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। समर क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। समर एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, समर हमारा है एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, समर के बारे में देख ले, अस्त एयर टू एयर मिसाइल है, समर एयर डिफेंस सिस्टम है। उद्गम क्या है, उद्गम पोर्टल है। किसका उद्गम पोर्टल है RBI का, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसका पोर्टल है उद्गम पोर्टल। क्या करता है, आपका जो धन है लावारिस धन, उसकी पता लगाता है, ये धन किसका है, लावारिस धन होता है ना, उसका पता लगाता है उद्गम पोर्टल RBI का लावारिस धन का पता लगाता है। उसके बाद में है विभव क्या है, विभव एक DRDO द्वारा बनाई गई मिसाइल है, जो कि सब निष्क्रिय एंटी माइंस से थे। जो माइंस होते हैं उनको एंटी माइंस के रूप में काम करती है, खुद ही उनको निष्क्रिय कर देती है। तो विभव DRDO की सब निष्क्रिय मिसाइल है, एंटी माइंस मिसाइल है। विभव DRDO की सब निष्क्रिय एंटी माइंस मिसाइल है। उसके बाद में
नाग क्या है? ये एंटी टैंक मिसाइल है, नाग एंटी टैंक मिसाइल है, नाग एंटी टैंक मिसाइल है। तो आप पटना याद रखना, एक पटना, ठीक है, ट्रिक याद रखना, पटना, पटना पी का होता है पृथ्वी, मिसाइलों को याद करना है आपको, ठीक है ना। तो उसमें पटना एक ट्रिक है। पी का मतलब होता है पृथ्वी, पी का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी सतह से एयर में, पृथ्वी, PATNA, पी का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह, पृथ्वी होती है जमीन से जमीन होगी ना, तो पृथ्वी सतह से सतह। फिर ए का मतलब होता है अग्नि, ए का मतलब है अग्नि, अग्नि भी सतह से जमीन से, हवा में थोड़ी अग्नि आग लगेगी, हवा में तो नहीं लगेगी ना, तो जमीन से जमीन में, पृथ्वी जमीन टू जमीन होगी, यानी सतह से सतह होगी। फिर है ए का मतलब होता है अग्नि, अग्नि सतह से सतह होगी, हवा में जाके लगेगी नहीं। त्रिशूल, त्रिशूल को आप ऐसे फेंक सकते हो, त्रिशूल को ऊपर फेंक सकते हो, तो सरफेस टू एयर, त्रिशूल है वो सरफेस टू एयर है, क्योंकि जमीन पे खड़े रह के आप हवा में फेंक सकते हो, तो त्रिशूल सरफेस टू एयर है, ठीक है। पृथ्वी सतह से सतह, अग्नि सतह से सतह, त्रिशूल सतह से एयर, हवा में फेंक सकते हो, त्रिशूल आप इज्यूम कर लेना, हवा में फेंक सकते हो, त्रिशूल सरफेस टू एयर। फिर है नाग, नाग है एंटी टैंक है, नाग एंटी टैंक, डसता है इसको एंटी टैंक है, नाग है डसने वाला ना, तो एंटी टैंक है, नाग है वो एंटी टैंक है, टैंकों को तोड़ने का काम करती है, एंटी टैंक है, ठीक है। उसके बाद में आती है आकाश, आकाश है वो अपनी सरफेस टू एयर है, आकाश जमीन पे खड़े रह के आकाश को देखोगे। चलिए जी, हमारा है तीसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? वेयर हैज DRDO सक्सेसफुल टेस्ट द न्यू जनरेशन आकाश NG रिसेंटली? कहां टेस्ट किया आकाश को? कहां टेस्ट किया? ओडिशा में टेस्ट किया है, ठीक है। DRDO करता ही ओडिशा में है, ठीक है। चलते हैं हमारे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 150 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? T20 में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहला कौन तेज गेंदबाज बन गया जिसने 150 विकेट लिए हैं? कौन गेंदबाज बन गया? तो टीम सऊदी बन गया है। आंसर क्या होगा? टीम सऊदी, टीम सऊदी फास्ट बॉलर है। कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर है टीम सऊदी। वो विश्व का पहला गेंदबाज बना है जिसने 118 मैच में 150 विकेट लिए हैं, 118 मैच में 150 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो पहला गेंदबाज बनना है जिसने T20 में 150 विकेट लिए, जो कि फास्ट बॉलर है। और लास्ट विकेट जो 150वां विकेट किसके खिलाफ लिया? पाकिस्तान के खिलाफ लिया है। 150वां विकेट किसके खिलाफ लिया है? पाकिस्तान के खिलाफ लिया है। ये रहे आपके टीम सऊदी जी। उसके बाद में आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की मिचेल स्टार्क, जो KKR ने लिए, ऑस्ट्रेलिया की मिचेल स्टार्क वो है। फिर है अर्जुन अवार्ड। अभी क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड किसे मिला है? शमी जी को, मोहम्मद शमी है, उनको क्रिकेट में अवार्ड मिला है अर्जुन अवार्ड। मोहम्मद शमी, ठुकरा के मेरा प्यार, बदला लिया, अभी केस बना था इन पे। तो मोहम्मद शमी ने बहुत ही अच्छा कमबैक करते हुए अभी इनको वर्ल्ड कप में भी अवार्ड मिला था। क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड में क्या मिलता है? 15 लाख रुपए मिलते हैं। अर्जुन अवार्ड क्रिकेट में मिलता है ना, 15 लाख मिलते हैं। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1961 में, 1961 में शुरुआत हुई थी अर्जुन अवार्ड की, ठीक है। 6 अवार्ड में अर्जुन अवार्ड भी शामिल है, ठीक है ना। तो 1961 में अवार्ड में शामिल हुए थे अर्जुन अवार्ड, 15 लाख रुपए मिलते हैं। और मोहम्मद शमी है वो अभी अर्जुन अवार्ड जीतते हैं, ठीक है। और मिचेल स्टार्क जो कि जीतते हैं, सबसे आईपीएल के महंगे क्रिकेटर प्लेयर बने हैं। 24.75 करोड़, 75 करोड़ है ना, 24.75 करोड़ रुपए इनको मिले, 24 करोड़ 75 लाख रुपए इनको मिले, KKR ने दिए, ठीक है। आईपीएल में पर्पल कैप किसे मिला है? वो भी मोहम्मद शमी को मिला है, ठीक है। ICC वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी जी ने लिए। तो और बात कर लेते हैं, आईपीएल में ऑरेंज कैप किसे मिला था? शुभमन गिल को मिला था। देखो एक होता है गोल्डन बैट, देखो आईपीएल में होता है पर्पल कैप, ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप मिला है शुभमन गिल को आईपीएल का, और पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को, ठीक है। और वर्ल्ड कप में होते हैं गोल्डन बैट, होता है गोल्डन बॉल। गोल्डन बैट मिला है विराट कोहली को, गोल्डन बॉल मिला है मोहम्मद शमी को। गोल्डन बैट मतलब सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? विराट कोहली ने बनाए थे, तो इनको गोल्डन बैट, मोहम्मद शमी को गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है बिशन बेदी जी, जो कि महान स्पिनर थे भारत के, उनका भी निधन हो गया है, ठीक है, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट T20 कहाँ होने वाले? USA में होने वाले। चलते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ताइवान में राष्ट्रपति पद चुनाव किसने जीता? ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ताइवान के नए राष्ट्रपति बने लाई चिंगते, ये दूसरी बार बने हैं। ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं तो लाई चिंगते बने हैं। ताइवान की बात करें तो ये फार्मोसा द्वीप है, फार्मोसा द्वीप वहां पर स्थित है। फार्मोसा द्वीप पर ये ताइवान स्थित है। इनके राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, इनमें लाई चिंगते नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन सी पार्टी से? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, उनसे राष्ट्रपति बने। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से लाई चिंगते नए राष्ट्रपति बने। लगातार तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते
ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। चीन को हड़पने की नीति है। स्वतंत्र चाइना की बात, स्वतंत्र इसकी बात करते हैं, ताइवान की बात करते हैं। ये रहे आपके लाई चिंगते के बारे में, ठीक है। अब हम राष्ट्रपति का जिक्र हुआ ये, तो राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव न्यूनतम एज राष्ट्रपति के लिए होती है 35 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति गवर्नर के लिए भी 35 वर्ष। ये न्यूनतम आयु की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष और गवर्नर 35 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य बनना आपको मिनिमम एज 30 वर्ष। लोकसभा मतलब एमपी और एमएलए के बनने के लिए मिनिमम एज 25 वर्ष होती है, ठीक है। और वोट देने के लिए 18 वर्ष उम्र होती है, ठीक है जी। ये बात हो गई। अब राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? निर्वाचक मंडल में मतलब जो इलेक्टोरेट मेंबर होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो उन राष्ट्रपति में होता है स्टेट के एमएलए, ठीक है, और एमपी। सारे राज्य हैं उनके एमएलए, एमपी और यूनियन टेरिटरीज के यानी दिल्ली, पुडुचेरी, अब कश्मीर, इनके एमएलए शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? पहले तो सारे स्टेट के एमएलए, सारे स्टेट के एमपी, उसके अलावा मतलब पूरे देश के एमपी प्लस सारे स्टेट के एमएलए प्लस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है? इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड एमपी और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर वो होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और ये यूनियन टेरिटरी कब से शामिल हुए होने लगे हैं? यूनियन टेरिटरी है वो 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उसके तहत यूनियन टेरिटरी को शामिल करने का फैसला किया गया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर अभी भी शामिल हो सकता है, जम्मू कश्मीर भी अब शामिल हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है? निर्वाचन विधि क्या है इसके लिए? इनके लिए होती है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका, ठीक है। इनका इलेक्शन कैसे होता है? बैलेट पेपर के माध्यम से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें क्या किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। आपको चाहे एक दिया जाता है पर्चा, उसमें 4 वोट सेलेक्ट करने होते हैं, उसमें से कोई आप एक वोट दे सकते हो। ऐसे क्रम वाइज एक नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, ऐसे क्रम वाइज वोट दे सकते हो। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है, इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम होता है और साथ ही साथ में आपका जो वोट होता है वो गुप्त होता है, सीक्रेट बैलेट पेपर, सीक्रेट वोट होता है आपका, कोई देख नहीं सकता आपने किसने वोट दिया है, किसको वोट दिया है, तो सीक्रेट होता है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति चुनाव जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसकी विधि के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 55 आर्टिकल है, उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन दिया गया है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, ठीक है। और आर्टिकल 55 में दिया गया है राष्ट्रपति चुनाव का जो भी विवाद होता है, राष्ट्रपति चुनाव में डिस्प्यूट आ गया है तो उसका सुलझाव कौन करेगा, उसका निपटारा कौन करेगा? तो राष्ट्रपति चुनाव में अगर कुछ विवाद फंस जाता है तो उसका निपटारा किया जाएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ मुद्दा फंस जाता है, कोई विवाद फंस जाता है, उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये आर्टिकल 71 आर्टिकल 71 में, आर्टिकल 71 में है, आर्टिकल 71 में बना है। कुछ लड़के बता रहे थे आर्टिकल, कुछ लोगों में डिस्प्यूट था इससे रिलेटेड, बट नहीं, आर्टिकल 71 में वर्णन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मुद्दा है उसका सुलझाव करेगा, निर्वाचन आयोग नहीं करेगा, ठीक है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लिया आपने। चौथे क्वेश्चन का लाई चिंग ते होगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लाई चिंग ते होगा, जो नए राष्ट्रपति बने उससे, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में देख लिया। अब देख लेते हैं हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड, वो भी किस श्रेणी में? लैंड में, जो लैंड की फील्ड में अवार्ड जीते उसके बारे में। तो किसने जीता? समिता कांसवाल के बारे में। तो एक बार तेंजिंग नॉर्वे साहसिक अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तेंजिंग नॉर्वे साहसिक अवार्ड की बात करें तो तेंजिंग नॉर्वे जी कौन थे? तेंजिंग नॉर्वे जी की बात करें तो ये इंडियन ओरिजिन के थे, नेपाल में रहते थे, इंडियन ओरिजिन के थे। इन्होंने है ना 1953 में 1953 में एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्वे जी ये सबसे पहले इंसान बने थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह की थी, जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले गए थे। एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्वे जी ये 2 पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पे गए थे, ठीक है, 1953 में, ठीक है। तो इनकी याद में स्टार्ट किया गया तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड किया गया था। तो तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1993-94 में तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड की शुरुआत हुई। 1993-94 में तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड की शुरुआत हुई है। इनाम की राशि 15 लाख रुपए।
अभी स्वामी मोहम्मद शामी जी को मिले थे ना 15 लाख रुपए, वैसे ही सविता कांसवाल जी को मिले होंगे, क्योंकि इनाम की राशि है वो अर्जुन अवार्ड के समान ही है। तो इनाम की राशि कितनी है? इनाम की राशि है 15 लाख रुपए। किस किस को मिला है ये तेंजिंग नोर्गे अवार्ड? तो देखो, एक मिलता है लैंड के लिए, एक मिलता है वाटर के लिए, एक मिलता है एयर के लिए। वाटर में जो एडवेंचर करता है, लैंड में एडवेंचर करता है, एयर में एडवेंचर करने के लिए, साहसिक कार्य करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो जो स्वर्गीय है सविता कांसवाल जी, उनको मिला है लैंड के लिए, स्वर्गीय सविता कांसवाल जी को लैंड के लिए। तुलसी जी को वाटर के लिए, तुलसी होता है पेड़, उसमें चाहिए वाटर, तो तुलसी जी को वाटर के लिए। फिर है अरविंद कुमार जी तिवारी, अरविंद कुमार तिवारी, इनको मिला है एयर के लिए। एयर के लिए किसे? अरविंद कुमार तिवारी को। वाटर तुलसी कुमारी जी को, तुलसी कुमारी चेतन जी को, ठीक है। और सविता कांसवाल जी को लैंड के लिए मिला है, ठीक है जी। अब देखेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में फसल कटाई के त्योहार लोहड़ी का आयोजन कहाँ का हुआ है? लोहड़ी त्योहार। अब देख लेंगे मकर संक्रांति के बारे में देखेंगे, तो लोहड़ी की बात करते हैं। लोहड़ी त्योहार का आयोजन कहाँ हुआ है? लोहड़ी त्योहार का आयोजन पंजाब में हुआ है। देखो, जो मकर संक्रांति है ना, इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब में इसे लोहड़ी कहा जाता है, बाद में हम देखेंगे भी कौन से राज्य में इसे क्या नाम से जाना जाता है। तो मकर संक्रांति ये 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। हर वर्ष 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दौरान क्या होता है? सन होता है ना, सन अभी सदर्न गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी दक्षिण गोलार्ध में है। तो 14 और 15 जनवरी को सन होता है, वो उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, हमारी ओर आ जाता है, ठीक है, उत्तर की ओर आ जाता है। जिससे क्या होता है? इसे सेलिब्रेट करने के लिए विंटर से समर की ओर आ जाता है, हम गर्मियों से सर्दियों से गर्मियों की ओर आते हैं। तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए मकर संक्रांति मनाया जाता है, जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस दौरान है ना, तिल है, गुड़ है, दान है, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। इसे उत्तरायण भी कहा जाता है, जैसे गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है। वहाँ पर पतंग महोत्सव होता है, काइट फेस्टिवल होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो फसल होती है वो कटाई स्टार्ट होता है। पंजाब हरियाणा में इस दौरान जो फसलें होती है वो कटाई होना स्टार्ट हो जाती है। इसे लोहड़ी भी कहा जाता है। और लोहड़ी है वो 13 जनवरी की रात को मनाया जाता है। ये पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है, ठीक है। लोहड़ी का पर्व होता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से मनाया जाता है। असम में वैसे पूरे नाम देखेंगे कौन कौन राज्यों में कौन किस नाम से जाना जाता है इसे। जैसे देखो, कश्मीर में शिशु संक्रांत, हिमाचल प्रदेश में मांगसाजी, पंजाब में और हरियाणा में लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी और गुंतरिया त्यौहार भी कहा, गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है, कर्नाटक में मकर संक्रमण, केरल में मकर विक्कल, मणिपुर में कुंगसू भी कहा जाता है। मकर संक्रांति कहाँ का है? उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर मकर संक्रांति। झारखंड में टूसू, उड़ीसा में मकर चौला, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कहा जाता है, त्रिपुरा में पौष संक्रांति कहा जाता है, असम, मेघालय, मिजोरम में माघी बिहू कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भोगी पंडुई कहा जाती है, तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, केरल में ओणम भी कहा जाता है इसे। केरल में इसे क्या कहा जाता है? केरल में ओणम भी कहा जाता है। तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। पोंगल है 4 दिन का त्योहार है, तो तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है। भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मद्दू पोंगल, कन्या पोंगल, तो तमिलनाडु में से पोंगल कहा जाता है। 4 दिन का त्योहार है, ठीक है। और जो असम है वहाँ बिहू, भोगली में बिहू, रंगोली बिहू, कंगोली बिहू, ठीक है। और केरल में कहा जाता है इसे ओणम, ठीक है। सबरीमाला मंदिर है केरल में, वहाँ पर मनाया जाता है, ओणम कहा जाता है इसे, ठीक है। ये पूरा था इससे संबंधित। और 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन, सेकंड आयुष सम्मेलन है। वेयर हैज द सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में सेकंड आयुष सम्मेलन है वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये प्रारंभ हुआ है दुबई में। कहाँ प्रारंभ हुआ है? दुबई में। तो इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें, कहाँ स्टार्ट हुआ है? आयुष कॉन्फ्रेंस है वो दुबई जो यूएई में स्थित है, दुबई जो यूएई में स्थित है, वहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है। वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वहाँ स्टार्ट हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि है दुबई में, जो कि है यूएई में। तो यूएई में ये स्टार्ट हुआ था। ये सेकंड इसका है, ठीक है। फर्स्ट हो चुका है, ये सेकंड कॉन्फ्रेंस है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी हो चुका है, ये सेकंड कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस का, ये सेकंड कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। विज्ञान कौन आयोजित कर रहा है इसे? किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? भारत मंच, विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय के द्वारा, विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। विज्ञान भारत मंच आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित करवाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय, अभी आयुष मंत्री कौन है? हमारे आयुष मंत्री कौन है? आयुष मंत्री कौन है भाई? आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, सर्वानंद सोनोवाल है वो आयुष मंत्री है। आयुष मिनिस्टर कौन है? सर्वानंद सोनोवाल है वो आयुष मिनिस्टर है, ठीक है। तो भारत मंच, विज्ञान भारत मंच और आयुष मिनिस्टर है वो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुष की ए का होता है आयुर्वेद, वाई का योगा, ठीक है, यू का होता है यूनानी, एस का होता है सिद्धा और एच का होता है होम्योपैथी।
आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, विज्ञान भारत मंच और आयुष मिनिस्ट्री द्वारा इसे सेलिब्रेट किया। थीम क्या है? गैर संचारी रोगों के लिए आयुष से रोकथाम। गैर संचारी रोग होता है उससे आयुष से रोकथाम। कहाँ? यूएई दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मनाया जा रहा है। ठीक है, ये पूरा इससे संबंधित था। सऊदी अरब की एक लोकेशन देख लो, अभी काफ़ी लोकेशन से क्वेश्चन बने हैं अभी। तो सऊदी अरब, इधर है यूएई, ठीक है, इधर ओमान, ठीक है, ओमान है, यूएई है, यमन है, इनकी नेबरिंग कंट्री है। उधर अरबी जो फारस की खाड़ी है, तो स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में देख लेना आप। ठीक है, अदन की खाड़ी है, इन सब लोकेशन, बाबल मांदो स्ट्रेट है, इन सब के बारे में देख लेना, काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। और इंडिया यूएई की हुआ था, डेजर्ट साइक्लोन होता है वहाँ पे, जाए तलवार भी, अभी डेजर्ट साइक्लोन जो एक्सरसाइज है और जाए तलवार एक्सरसाइज है वो इन दोनों के बीच में होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 28वीं मीटिंग, UNCCC की 28वीं मीटिंग है, वो भी दुबई में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है वो है 8वां क्वेश्चन है, मिशन 60,000 कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में हु हैज़ द रिसेंटली अनाउंस्ड लॉन्च द मिशन 60,000। मिशन 60,000 को किसने घोषणा की? मिशन 60,000 को किसने लॉन्च करने की घोषणा की? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। मिशन 60,000 में क्या होगा? युवाओं को 60,000 युवाओं को जॉब मिलेगी। पात्रता किन किन दिया जाएगा? एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है कि जिन परिवारों की आय है वो 1 लाख से कम, 1.8 लाख से कम है, जिन परिवारों की आय 1.8 लाख से कम है उनको ये जॉब दी जाएगी। 60,000 जॉब है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जॉब है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब होगी, 60,000 जॉब दी जाएगी। टाइमलाइन कोई फिक्स नहीं है, कभी भी दी जा सकती है। मनोहर खट्टर जी द्वारा ये घोषणा की गई है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? वेयर हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द क्लाइमेट समिट 2024। कहाँ आयोजित किया है? मुंबई में आयोजित किया है। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है 2024, ये जलवायु सम्मेलन है ये 2024 का। कहाँ आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है मुंबई में, सबसे पहले मुंबई में हुआ है। ठीक है, किसने किया है? पर्यावरण मंत्रालय, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री कौन है? भूपेंद्र यादव है, वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। तो पर्यावरण मिनिस्ट्री द्वारा ये आयोजित किया गया। पर्यावरण मिनिस्ट्री द्वारा ये आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया। फोकस क्या होगा? फोकस तो वही है, नेट जीरो 2070 तक जो हमारा एमिशन है उसे नेट जीरो लाना है। हमारा जो कार्बन का एमिशन है नेट जीरो, उसे नेट जीरो लाने का टारगेट है 2070 तक। थीम अलग अलग हो सकती है, नेट फोकस तो हमारा सेम ही है। तो थीम है भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, जो हम परिवर्तन ला रहे हैं उससे डिकोड करना। ठीक है, भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, ये हमारी थीम है इस बार की। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कौन सी है? कौन सी हुई थी? द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024, जलवायु सम्मेलन 2024 से पर्यावरण मिनिस्ट्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा की गई। थीम है भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना है। टारगेट महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ है। फोकस क्या है? 2070 तक जीरो एमिशन का टारगेट है हमारा। इसकी बात हुई कुछ और प्रोटोकॉल की बात करें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। ओजोन के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को, ओजोन संरक्षण के लिए। कहाँ हुआ था? कनाडा में। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में 1997 में हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, 1997 में हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। एजेंडा 21, ये जो हमारा ब्राजील में हुआ था रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 में, उस सम्मेलन से संबंधित है एजेंडा 21। COP 28 यूएई में हुआ था। ठीक है, COP 28 तो वहाँ यूएई में हुआ है। COP 21 कहाँ हुआ? सॉरी, COP 1 कहाँ हुआ था? COP 1 हुआ था 1995 में, बर्लिन में हुआ था। ठीक है, COP 28 यूएई में, COP 28 यूएई में, COP 1 बर्लिन में हुआ था 1995 में। COP 27 हुआ था अल शेख में हुआ था, इजिप्ट के अल शेख में हुआ था। ठीक है, COP 28 अल शेख में हुआ था, इजिप्ट में। क्वेश्चन 10वां, मल्टी स्पोर्ट बीच गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? हु हैज़ द बिकम ओवरऑल चैंपियन द फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम? मल्टी स्पोर्ट बीच गेम है, उसमें चैंपियन कौन बना है? मल्टी स्पोर्ट बीच गेम में चैंपियन कौन बना है? तो चैंपियन बना है मध्य प्रदेश। मल्टी स्पोर्ट बीच गेम ये पहला एडिशन था इसका, मल्टी स्पोर्ट बीच गेम का ये पहला एडिशन था। होस्ट किसने किया है? होस्ट किया है दीव, जो दमन दीव है, तो दीव ने होस्ट किया। दीव का है खोखला बीच जहाँ ये आयोजित हुआ था, तो दीव ने इसे होस्ट किया है। पहली रैंक किसको मिली है? मध्य प्रदेश को मिली है। मध्य प्रदेश को 7 गोल्डन पदक मिले हैं और 18 सिल्वर पदक मिले हैं। ठीक है, समापन हुआ है इंडियन खुकरी है, जहाँ पर ये समारोह समापन हुआ है। इंडियन खुकरी पर समारोह समापन हुआ है, मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। ठीक है, 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। थीम क्या थी? मोग्गा। महाराष्ट्र ने 228 ली है। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? गोवा में। थीम क्या थी? मोग्गा। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में, मोग्गा। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा, मोग्गा। गोवा में हुआ था, थीम थी मोग्गा। महाराष्ट्र ने टॉप किए थे 228।
38वां यूके था। ठीक है, फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हुआ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हुआ, हरियाणा को 105 मिला है, हरियाणा ने किया टॉप। इंडिया में हुआ, दिल्ली में हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम दिल्ली में हुआ था। थीम क्या थी? उज्ज्वला खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया, कन्फ्यूजन कर सकते हैं ये। 37वां राष्ट्रीय खेल अलग है, खेलो इंडिया पैरा गेम अलग है, बीच खेल अलग है। खेलो इंडिया पैरा गेम पहला है, बीच खेल है वो भी पहला है। तो खेलो इंडिया पहली बार हुआ है, कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। बीच गेम कहाँ हुआ है? बीच गेम अभी हुआ है, वो हुआ है दमन दीव में। ठीक है, तो खेलो इंडिया पहला में किसने टॉप किया है? खेलो इंडिया पहला ने टॉप किया है हरियाणा ने 105। खेलो इंडिया पैरा गेम में पैरा की बात हो रही है, जहां हरियाणा ने 105 के साथ में टॉप किया है, पहली बार हुआ है। कहाँ हुआ? दिल्ली में। खेलो इंडिया पहली बार हुआ है दिल्ली में, हरियाणा किया होगा तो दिल्ली में हुआ तभी हरियाणा ने टॉप किया होगा, ऐसे एज्यूम कर लो आप। तो हरियाणा ने टॉप किया है, दिल्ली में हुआ है। थीम क्या है? उज्ज्वला। दिल्ली में हुआ है तो उज्ज्वल हो रहा है, दिल्ली उज्ज्वल हो रही तो उज्ज्वला थीम है। और राष्ट्रीय खेल है तो गोवा में हुआ था मोगा, गोवा में हुआ था, थीम थी मोगा, गोवा में हुई थी थीम थी मोगा, जहां महाराष्ट्र ने टॉप किया था। गोवा मोगा पास में, गोवा महाराष्ट्र पास में, तो महाराष्ट्र ने वहां टॉप किया, 288 ले लिए। खेलो इंडिया कहाँ हुआ है? हरियाणा दिल्ली में हुआ था तो हरियाणा ने टॉप कर लिया, और वहाँ वो गोवा में हुआ था राष्ट्रीय खेल, तो वहाँ पे महाराष्ट्र ने टॉप कर लिया। ठीक है, तो हरियाणा को मिले 105, और महाराष्ट्र को खेलो राष्ट्रीय जो 37वां राष्ट्रीय उसमें 288 मिले थे। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में, थीम थी मोगा, टॉप किसने किया? महाराष्ट्र ने। कितने मिले थे? 228। ठीक है, और खेलो इंडिया पैरा गेम ये हुआ था पहली बार हुआ है, कहाँ हुआ? दिल्ली में, थीम उज्ज्वला, हरियाणा ने किया टॉप, 105 मिले हैं। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम अलग है, खेलो इंडिया यूथ गेम अलग है, खेलो इंडिया यूथ गेम अलग है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम अलग है, यहाँ महाराष्ट्र ने किया टॉप, कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। थीम क्या थी? वीर मंगई, थीम क्या थी? वीर मंगई थीम थी। ठीक है, थीम क्या थी? वीर मंगई थीम थी, और ये 6ठा एडिशन था ऐसा। 19वां एशियन गेम ये हुआ था चाइना में हुआ था, होंगसाउ चाइना में हुआ था, जहाँ चाइना ने टॉप किया था। इंडिया का चौथा रैंक था, इंडिया को मिले थे 107 पदक। चौथा पैरा एशियन गेम ये भी चाइना में हुआ था, थीम थी इसकी फेई फी, थीम क्या थी? पैरा गेम की बात करी, चौथा पैरा एशियन गेम है वो कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था, थीम थी इसकी फेई फी थी, चाइना में होता है। इंडिया को मिला था 5वां। ठीक है, इंडिया ने 111 जीते थे। तो ये पूरा आज के डिस्कशन से समझता, तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।